हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय रहेगा विराम चिन्ह। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। स्टूडेंट, हम आपको याद दिला दें कि जब आप हमारे लिए कमेंट करते हैं या हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कहने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी जो हमारी वीडियो आई हैं उन सभी को आप सबका हमें भरपूर प्यार मिला है। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा हमने बताया कि आज का हमारा विषय रहेगा विराम चिन्ह। तो सबसे पहले विराम चिन्ह है क्या, उससे भी पहले विराम शब्द का क्या अर्थ है। तो विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। देखिए स्टूडेंट, जब हम बोलते हैं यानी मौखिक रूप से हम बोलते हैं, बात करते हैं किसी से, तो हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव भी लाते हैं और हम रुकते भी हैं, क्योंकि एक साथ हम नहीं बोल सकते। हमें समय समय पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, यानी विराम लेना पड़ता है। अब बोलते समय तो हम ये सब कर लेते हैं, लेकिन जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं या लिखने में हम कैसे विराम लाएंगे। हम सभी अपनी बात को या अपनी अभिव्यक्ति को या जो भी हम कहना चाहते हैं उसे एक साथ नहीं लिख सकते। लिखने में भी हमें विराम लेना पड़ता है, यानी रुकना पड़ता है और ठहरना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ हम ठहरते हैं यानी विराम लेते हैं लिखित भाषा में, वहाँ हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह जो हैं वो हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हमने यह परिभाषा भी लिखी है कि लिखते समय अथवा लिखित भाषा में रुकावट या ठहराव के स्थान पर जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इन विराम चिन्हों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो विराम चिन्हों का महत्व हमारे लिए ये है कि अगर इसका प्रयोग हम करते हैं तो जो कहने वाला है या जो लिखने वाला है, जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, उसकी वो अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो हमें मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसका गलत प्रयोग करें, अनुचित प्रयोग करें, तो फिर वाक्य का हमारा अर्थ भी बदल जाता है। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इसके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो भाषा में ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सरलता आ जाती है। तो विराम चिन्ह का भी बहुत महत्व है। खासकर जब आप लोग निबंध वगैरह लिखते हैं, व्याख्याएं लिखते हैं, तो आपको विराम चिन्ह का प्रयोग भी करना चाहिए और उचित स्थान पर उचित प्रयोग करना चाहिए। अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है, अल्प शब्द जो है स्टूडेंट्स, उसका अर्थ होता है बहुत कम। तो वाक्य में जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब बहुत कम समय के लिए हमें रुकना होता है और हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर हम विराम ले रहे हैं, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ कोष्ठक में लिखा हुआ है। इस तरह से विराम चिन्ह को हम दर्शाते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। वाक्य में समान महत्व वाले शब्दों या वाक्यों में, यानी जहाँ हमारे पास शब्द हैं और उनका सबका एक समान ही महत्व है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं, तब हम इस अल्प विराम का चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, क्षमा, वंशिका, मार्टिन, एना। मान लीजिए हमारे पास वाक्य है
शमा, वंशिका, मार्टिन, एना खेल रहे हैं। तो ये सभी शब्द, यानी ये शमा, वंशिका, मार्टिन, एना, ये सभी जो हैं वो एक समान हैं, एक ही बराबर हैं, इसलिए इनके बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए हमने लगा भी रखा है। फिर अगर हमारे पास युग्म शब्द हैं तो उनमें अलगाव दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। युग्म शब्द आप जानते ही हैं, हमने पहली वीडियो में बताया है कि जो शब्द जोड़ों में बोले जाते हैं, युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा। जैसे घर आंगन, योजक भी लगा देते हैं हम, लेकिन अल्प विराम भी यहाँ पर हम लगाते हैं। युग्म शब्दों में अलगाव दर्शाने के लिए और दिनांक, महीने, सन, संवत, इनके बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अब 13/8/2023, तो यहाँ पर ये देखिए, ये दिनांक है, ये मंथ है यानी महीना है, और ये सन है। ऐसे ही अंकों को लिखते समय, जैसे 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में हमने विराम चिन्ह लगाया है। आप कल्पना कीजिए कि विराम चिन्ह नहीं है, हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, अब ये अलग नहीं हुए। यहाँ पे विराम ना होने की वजह से, विराम चिन्ह ना होने की वजह से विराम नहीं लिया गया है, तो ये हमारी संख्या बन गई 12,345। तो जब हम अंकों को अलग अलग दर्शाने के लिए लिखते हैं तब भी हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। फिर है शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर, यानी जैसे चलो चलो, जल्दी चलो। अब यहाँ पे ये देखिए पुनरावृत्ति हुई है, दोबारा से शब्द आया है। जहाँ पर हाँ अथवा नहीं को वाक्य से अलग हमें करना होता है, जैसे अब हाँ हमने की और फिर हमें नहीं करके वाक्य अलग करना है, वहाँ भी हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ हाँ और नहीं के बीच में हमने अलगाव किया है, यहाँ पर हमने इन दोनों को अलग किया है, तब हमने यहाँ पर ये देखिए विराम चिन्ह लगाया हुआ है। फिर कई बार वाक्य में की का लोप होता है, तब भी हम इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने कहा सो जाओ, अब यहाँ पर जो है ये की का लोप है, कि ये हमारा योजक है, हम बता चुके हैं पहले योजक के बारे में, तो यहाँ पर ये की है, तो की नहीं है, हमने यहाँ पर ये अल्प विराम से ही इसको समझा दिया है कि यहाँ पर हमें जो है वो विराम लेना है, क्योंकि यहाँ पर की है। अब दूसरा हमारा है अर्ध विराम। अर्ध का अर्थ होता है आधा, आधा विराम। तो जैसे जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक हमें रुकना होता है, अधिक देर तक हमें विराम लेना होता है, वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। इसे हम देखिए इस तरह से प्रयोग करते हैं। ये जो है देखिए एक छोटा सा बिंदु है ऊपर और नीचे अल्प विराम है, तो ये हमारा कहलाता है अर्ध विराम चिन्ह। इस रूप में हम अर्ध विराम चिन्ह को दर्शाते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है जहाँ पर बहुत लंबे वाक्य हैं जिनको हम एक साथ नहीं बोल सकते, तो वहाँ हम विराम लेने के लिए अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे सिंदूरा जल्दी से आई, सितार उठाया और बजाने लगी। अब अगर इस वाक्य को हम एक साथ बोलें, सिंदूरा जल्दी से आई, सितार उठाया और बजाने लगी, तो हमको ये वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है और अभिव्यक्ति भी पूरी नहीं हो रही है। या वैसे भी आप देखिए सिंदूरा जल्दी से आई, यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो गया है, लेकिन ये दूसरे वाक्य भी इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। वाक्य पूरा तो हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको हम इस रूप में दर्शाते हैं। तो सिंदूरा जल्दी से आई, यहाँ अर्धविराम हुआ, सितार उठाया, अर्धविराम हुआ और बजाने लगी, हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। फिर है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब है बिल्कुल पूरा, इसका अर्थ है पूरी तरह से ठहरना। अतः जब वाक्य समाप्त हो जाए, यानी वाक्य हमारा पूर्ण हो जाए,
तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमेशा वाक्य के अंत में आता है और इसे हम एक खड़ी पाई के रूप में दर्शाते हैं। खड़ी पाई क्या, ये देखिए हमने कोष्टक में लिखा हुआ है, अलग से भी लिखकर बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा पूर्ण विराम है। ये पूर्ण विराम सभी वाक्यों के अंत में लगता है, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ के और विस्मयादि वाक्यों को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के हमारे वाक्य हैं उन सब के ये अंत में लगता है। और स्टूडेंट बता दें कि यही वो चिन्ह है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अब हमने यहाँ उदाहरण लिखा है, जैसे पिताजी भोजन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है, तो हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाकर इस वाक्य का अंत कर दिया है। अब है हमारा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। वाक्य में प्रश्न भाव हो या प्रश्न पूछा जाता हो, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको हम इस रूप में दर्शाते हैं। ये देखिए इस तरह से, यहाँ लिखकर बता देते हैं इस तरह से। ये भी वाक्य के अंत में लगता है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, वहाँ तो होता ही है। उसके अलावा कई बार व्यंग की स्थिति में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पे व्यंग की स्थिति उपस्थित होती है या व्यंग की स्थिति हमारे सामने आती है या हम व्यंग करना चाहते हैं, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। या फिर जहाँ पर सही और गलत का संशय हो, यानी जहाँ पे हमें शक हो कि ये सही भी है या गलत है, ये क्या है, वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे शायद आप पहले भी यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे अब हमें पक्का नहीं पता कि जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं आप, वो पहले भी आया है कि नहीं, संशय की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर हमने जो है वो प्रश्नवाचक लगाकर संशय की स्थिति को स्पष्ट किया है। उसके बाद हमारा योजक चिन्ह, पूरा इसको हम कहेंगे योजक विराम चिन्ह। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए और उनमें आपस में संबंध स्पष्ट करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आप द्वंद्व समास में बताया था, ये पहचान भी होती है द्वंद्व समास की। जैसे जीव जंतु दाल रोटी, तो ये हमारे क्या है, समास है, द्वंद्व समास है। या विलोम शब्द हो हमारे पास, तब हम उनके बीच में लगाते हैं इस योजक चिन्ह को। जैसे मान अपमान, यहाँ पर लगना चाहिए था, और उठना बैठना, अब ये एक दूसरे के विलोम हैं। या फिर जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहाँ भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गिरते गिरते, एक ही अर्थ में आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। बचते बचते, या फिर दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के योग के बीच में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हंसना और हंसवाना, हंसना हमारी क्रिया है और हंसवाना हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे जीतना और जितवाना, इनके बीच में भी यहाँ हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव शब्द का अर्थ होता है छोटा। तो जहाँ पर वाक्य में जब कुछ संक्षेप करके या छोटा करके हमें लिखना होता है, लिखकर बताना होता है, वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे इस रूप में हम दर्शाते हैं। बच्चों ध्यान रखें, बिंदु के रूप में नहीं, थोड़ा सा ऐसे इस तरह से, थोड़ा सा बिंदु से थोड़ा सा बड़ा और बीच में थोड़ी सी जगह, उस रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे डॉक्टर साहब, तो हम डॉक्टर को इस प्रकार लिख देते हैं। जैसे पंडित के लिए हम प लिख देते हैं और हम समझ जाते हैं। अब हमने एक वाक्य भी यहाँ लिखा है, जैसे चौधरी प्रताप सिंह बहुत दयालु हैं। अब हमें चौधरी को संक्षिप्त करना है, लाघव चिन्ह का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, हमने चौधरी का चौ लिखा और लाघव चिन्ह लगाया, प्रताप का हमने प्र लिखा और यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया, लाघव चिन्ह, छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया इसको। सिंह
बहुत दयालु हैं। तो जहाँ पे हमें छोटा करके लिख कर दिखाना होता है, किसी शब्द को संक्षिप्त करना होता है, वहाँ पे हम लाघव चिन्ह लगाते हैं। अब है हमारा कोष्ठक। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या पर जो हमारा मूल अंश है या जो हमारा मूल शब्द है उसका हमें अर्थ भी बताना होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, वाक्य में इतने कठिन शब्द हो जाते हैं, तो क्या करता है लिखने वाला कि उसको कोष्ठक में उस कठिन शब्द का एक सरल अर्थ भी लिख देता है। तो वहाँ पर हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमारा कठिन शब्द है वो हम सरल शब्द से अलग रखना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तब हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या पर मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं हम, और तब इसका प्रयोग हम करते हैं। ये वैसे हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इस तरह से इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। ये छोटा कोष्ठक है, ये मझिला कोष्ठक है और ये बड़ा कोष्ठक है। 3 तरह के होते हैं, लेकिन ये मझिला और बड़ा ये केवल गणित में होता है। हिंदी में केवल छोटा कोष्ठक ही हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास वाक्य है, हमारे पास एक वाक्य है कि मार्तंड बहुत तप रहा था। अब यहाँ पर मार्तंड जो शब्द है ये थोड़ा कठिन है, तो क्या करेगा लिखने वाला अपनी बात को सरल करने के लिए या समझाने के लिए वो क्या करेगा, जैसे वो ब्रैकेट में लिख देगा, यानी कोष्ठक में लिख देगा सूरज। अब हमारा जो कठिन शब्द है मार्तंड, तो उसका सरल शब्द करके यहाँ पर कोष्ठक में लिख देगा। इंग्लिश में इसको ब्रैकेट कहते हैं। यहाँ लिख देगा, यहाँ पे मार्तंड मान लो लिखा हुआ है, ये मार्तंड। अब ये अगर नहीं कोई समझ रहा है पढ़ने वाला, तो जब ये कोष्ठक में सूरज पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा। तो इसे हम कोष्ठक में लिखते हैं, यानी जो हमारे कठिन शब्द हैं उनका सरलीकरण करके और कठिन शब्द और सरल शब्द को अलग करने के लिए या अलग करके दिखाने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अब है हमारा हंस पद विराम चिन्ह। जब कोई शब्द, अक्षर, पद आदि छूट जाए, जैसे हम लिख रहे हैं और लिखते लिखते हमारे से कोई शब्द छूट गया, तब हम हंस पद का प्रयोग करके उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। ये हमारे पास, हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं या इस तरह से दर्शाते हैं। ये देखिए, एक नीचे है और एक ऊपर है। अगर आपका वाक्य में छूट गया है कुछ और ऊपर लिखने की जगह नहीं है, तो आप इस तरह से नीचे लगाइए और नीचे लिख सकते हैं, और अगर ऊपर जगह है तो इस तरह से लगाइए और ऊपर लिख सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे आज सोमा जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए हमसे बाजार छूट गया और हमने इसको ऊपर लिखा है, तो देखिए हंस पद को हमने ऊपर की तरफ दिखाया है। 15 अगस्त हमारा पर्व है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमसे राष्ट्रीय छूट गया है, तो ये नीचे हमने करके यहाँ राष्ट्रीय लिख दिया है। तो हंस पद का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमसे लिखते समय कुछ छूट जाए, और हंस पद इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो हंस के पैरों जैसी है। अब है हमारे पास उदाहरण चिन्ह। जब हमें कुछ विशेष रूप से दर्शाना होता है तब हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए इस तरह से, या फिर इस तरह से। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक गहरा एकल, जिसे हम कहते हैं एकल उदाहरण चिन्ह, और एक होता है दुहरा उदाहरण चिन्ह। अब एकल मतलब एक, यानी जब हमारे पास केवल एक ही इस तरह से होगा तब हमारा एकल उदाहरण चिन्ह होगा।
और जब हमारे पास दो होंगे तो दोहरा उदाहरण चिन्ह होगा। ये देखिए दो लगे हुए हैं यहाँ पर, हमने ऊपर भी लगाए हुए हैं, वो देखिए, हालांकि ये गलत हो गया है थोड़ा सा, ये इस तरह से, इस रूप में हम इसको दर्शाते हैं। अब जो एकल उदाहरण चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी कविता, लेख, कहानी, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका, कवि, लेखक आदि का जब हम नाम लिखते हैं तो हम एकल उदाहरण चिन्ह में लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा वाक्य में हम इसे अलग से दिखाना चाहते हैं। और जब किसी के कथन को, यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जो कहा है किसी ने उसे वैसे ही लिख देते हैं, तब हम दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि कविता या लेख, मतलब लेखक, कवि, कोई पत्रिका, उसका नाम हम जब लिखते हैं तब हम एकल उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ईदगाह कहानी पढ़ी है, तो यहाँ पे ईदगाह को हम अलग से बताना चाहते हैं, तो हमने एकल उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत इसको लिखा है। यहाँ पर हमने एकल उदाहरण चिन्ह लगाया है। दोहरा उदाहरण चिन्ह के लिए हमने आपको बताया कि जब किसी की बात या कथन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो कथन है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था और इसको हमने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, ज्यों का त्यों बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है। तो इस कथन को हम दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत जो है वो लिखकर प्रदर्शित करेंगे। फिर है हमारा विस्मय आदि। जब करुणा, विषाद, प्रसन्नता, घृणा, विस्मय आदि भावों का प्रकट होता है, हमें करना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे इस रूप में दर्शाते हैं, एक पाई और उसके नीचे एक बिंदु। ये विस्मय आदि चिन्ह भी कहलाता है। अब हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? किसी को संबोधन करने पर, जैसे अजी जरा सुनिए। अब ये जो अजी है ये क्या है? ये हमारा संबोधन है, अजी हम संबोधन कर रहे हैं। या फिर व्यंग और उपहास करने पर, जैसे अरे आप तो महान योद्धा हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये व्यंग किया जा रहा है। जैसे वाह वाह, एक बार फिर से कूद जाइए, ठीक है, तो यहाँ पर उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। तो जहाँ पर उपहास होता है, व्यंग होता है या फिर हम संबोधन करते हैं, वहाँ पर हम इस विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे जितने भी विस्मयादि शब्द हमारे होते हैं, जैसे वह, मतलब हम जो हमारे मन के भाव होते हैं उनको जब हम प्रकट करते हैं तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बहुत सुंदर बाग देखा तो हम कहेंगे वाह कितना सुंदर बाग है, तो वाह के बाद भी हमारा ये विस्मयादि चिन्ह आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये विस्मयादि चिन्ह समझ में आ गए होंगे। इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए और उचित स्थान पर कीजिए। इससे आपकी जो अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले को समझ में आएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।